गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन होगा पूछेगा। कल आप लोगों को पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में तो डिस्कशन कर लिया था। ऐसे बीच बीच में क्या था, हर हफ्ते में एक बार डिस्कशन कर लिया जाएगा, जिससे जो भी प्रॉब्लम्स होगा क्वेश्चन के लेवल से वो भी क्या होता सॉर्ट आउट होगा। और आप लोग भी कोशिश कीजिएगा, अधिकतर क्या होता है जो एग्जाम जब नजदीक हो तो पेपर ज्यादा लगाइए कीजिए। इससे क्या होता है जो ह्यूमन मिस्टेक होता है या ह्यूमन एरर जिसे कहते हैं वो कम से कम हो सकते मिनिमम हो, इससे होता है। क्योंकि ह्यूमन एरर क्या होता है वो दिक्कत करता है जब कोई प्रैक्टिस नहीं करता है। प्रैक्टिस अगर होगा तो ह्यूमन एरर क्या होगा, कम से कम हो सकता है। जीरो तो नहीं कह सकते लेकिन कम से कम हो सकता है, इसका नहीं होगा। देखिए पिछले हम लोगों ने क्लास किया था, उसमें आप लोगों से चर्चा किया था एशिया, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका के बारे में। आप लोगों को बताया था कि जो नॉर्थ अमेरिका है, जो नॉर्थ अमेरिका है उसमें आपको बताया था कि वहाँ पे ग्रीनलैंड भी है। तो ग्रीनलैंड क्या है, आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा आइसलैंड है, द्वीप है। अब आइसलैंड किसे कहते हैं बोले, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। आइसलैंड ऐसे भूमिगत क्षेत्रों को कहा जाता है जिनके चारों ओर क्या है वाटर बॉडी से घिरी हुई होती है। मतलब ऐसा भूमि का टुकड़ा होता है या क्षेत्र होता है जिनके चारों ओर क्या होता है वाटर से, जल से घिरा हुआ क्षेत्र होता है, उसको क्या कहते हैं आपका ग्रीनलैंड कहता है। और ग्रीनलैंड क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा क्या है द्वीप है। और ग्रीनलैंड पर राजनीतिक अधिकार किसका है, आपको बता कि ग्रीनलैंड पर जो राजनीतिक अधिकार है वो आपका डेनमार्क का है। किसका है, डेनमार्क का। देखिए आपको बता था कि ये नॉर्थ अमेरिका के बारे में ये बताया था और नॉर्थ अमेरिका में ये ग्रीनलैंड के बारे में हमको बताया था, उसको याद रखिएगा। तो ग्रीनलैंड क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा आइसलैंड है। दुनिया का सबसे बड़ा आइसलैंड कौन सा है, ग्रीनलैंड है। और ये भौगोलिक रूप से यह अमेरिका का है भाग है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से क्या होता है, ये डेनमार्क का भाग है। राजनीतिक दृष्टि से क्या होता है, ये डेनमार्क का भाग है। और भौगोलिक स्थिति से अगर देखा जाए तो ये अमेरिका का भाग है। ये क्या होता है, बर्फ से ढकी रहती है, ये भी ध्यान रखिए। ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, इसको ध्यान रखना क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछ जाते हैं। अब देखिए आपको पता कि जो उत्तरी अमेरिका के जो दक्षिण भाग है, यहाँ पे कुछ देश है जिनको कैरोबियन कंट्रीज कहा जाता है। ये जो देश आप लोग दिख रहे हैं, जमास हो गया, जमैका हो गया, क्यूबा हो गया, ये जो देश है ना इनको मिला के क्या कहते हैं, कैरोबियन कंट्रीज कहा जाता है। और आप लोग क्रिकेट मैच देखते होंगे, जो वेस्ट इंडीज जिसे कहते हैं आप लोग, जिम्बाब्वे में जो वेस्ट इंडीज जो कहा जाता है, तो वेस्ट इंडीज में क्या होता है, इन सभी देशों के खिलाड़ी भाग लेते हैं। इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट देश है वो है क्या, क्यूबा है। क्यूबा को क्यों फेमस है, इसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। चीनी का कटोरा कहा जाता है इसलिए ये फेमस है। क्योंकि यहाँ पे जो गन्ने की खेती होती है, शुगर केन की, बहुत क्या होता है, और उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है। तो मतलब कम क्षेत्र में ज्यादा चीनी उत्पन्न होता है। तो चीनी का कटोरा यानी बाउल ऑफ शुगर केन, तो बाउल ऑफ शुगर केन किसे कहा जाता है, क्यूबा को कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है, ये इसको बताते हैं कि ये मैक्सिको की खाड़ी है। ये क्या है, मैक्सिको की खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है, ये मैक्सिको की खाड़ी है। और यहाँ पे देखिए ये जो पार्ट है ना, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है, इसको मध्य अमेरिका कहा जाता है। क्या कहता है, मध्य अमेरिका कहा जाता है, यानी मिडिल अमेरिका कहा जाता है। मिडिल अमेरिका कहा जाता है, इसको समझिए। और एक देश आप लोग देख लीजिए, पनामा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है, एक पनामा नहर है। पनामा कैनल कहते हैं या नहर कहते हैं। ये जो पनामा कैनल है, देखिए इधर क्या है, अटलांटिक महासागर है और इधर क्या है, पैसिफिक महा, यहाँ क्या है,
पैसिफिक ओशन है और इधर क्या है, अटलांटिक ओशन है। तो अटलांटिक ओशन को क्या है, पैसिफिक ओशन से जोड़ने का जो कैनाल है उसको क्या कहते हैं, पनामा कैनाल कहते हैं। अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाला जो कैनाल है उसका नाम क्या है, उसका नाम है पनामा कैनाल। और पनामा कैनाल क्या है, पनामा देश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, देखिए ये कनाडा और जो अमेरिका है यहाँ पे अंग्रेजी बोली जाती है, इसलिए इसको क्या है, अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। लेकिन जो मैक्सिको हो गया, इसके बाद यहाँ पे जो जितने भी छोटे छोटे देश है यहाँ पे अंग्रेजी नहीं बोली जाती है। यहाँ पे क्या होगा, स्पेनिश हो गया, कोई पुर्तगालीज हो गया, कोई अलग अलग जो फ्रांसीसी हो गया, अलग अलग होता है। क्योंकि देखिए क्या होगा कि यूरोप के लोगों ने अलग अलग क्षेत्र पर क्या है कब्जा किया था, जहां जहां जिन देशों ने कब्जा किया है उन क्षेत्र में वैसा ही लैंग्वेज बोली जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका के सभी लोग अंग्रेजी बोलते हैं, इसका मतलब समझिएगा, अमेरिका के सभी लोग अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। जहां पे अंग्रेज गए यानी जहाँ पे इंग्लैंड के लोग गए हैं ना, वहां पे अंग्रेजी बोली जाती है, बाकी जगह पे अंग्रेजी नहीं बोली जाती, इसको ध्यान रखना। देखिए हमारे देश में अंग्रेज आए, हमारे देश में क्या है, अंग्रेजी बोली जाती है, ठीक है। जहां अंग्रेज गए हैं वहां अंग्रेजी बोली जाती है। आप बताइएगा जैसे ब्राजील है, ब्राजील में अंग्रेजों ने कब्जा नहीं किया था, उसमें स्पेन ने कब्जा किया था, उसमें स्पेनी भाषा बोली जाती है। तो जहां पे जिन देशों ने कब्जा किया है वहां का भाषा में उसका इफेक्ट आ गया है। तो लैंग्वेज में क्या होता है, उस देश का इफेक्ट यहाँ पे पड़ता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं साउथ अमेरिका, ठीक है। जो साउथ अमेरिका है इसके जो पश्चिमी भाग है उसमें अटलांटिक महासागर है, और जो पूर्वी भाग है उसमें पैसिफिक ओशन है। और इसके ऊपर कौन सा सागर है, इसके ऊपर कैरिबियन सागर है। तो देखिए कैरिबियन सागर है, ये अटलांटिक है, और ये क्या है, पैसिफिक ओशन। यहाँ पे सबसे जो बड़ा देश है वो है ब्राजील। साउथ अमेरिका की जो सबसे बड़ा देश है वो कौन सा है, ब्राजील है, इसको ध्यान रखिए। ब्राजील में क्या होता है, दुनिया का सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन होता है, शुगर केन। दूसरा होता है कॉफी, दुनिया का सबसे ज्यादा जो कॉफी का पैदावारी की जाती है, इन दोनों के लिए ब्राजील फेमस है। एक तो गन्ना और दूसरा कॉफी। देखिए भारत में गन्ना के उत्पादन में दूसरे नंबर पे है, ब्राजील नंबर 1 पे है इस समय में। तो यहाँ पे गन्ने की खेती बहुत ज्यादा होती है और कॉफी की खेती बहुत ज्यादा होती है, इसको ध्यान रखिए। यही जो ब्राजील है ना, इसी के बीच में जो एक नदी है जिसे क्या कहते हैं, अमेजन नदी कहा जाता है। कौन सी नदी कहते हैं, अमेजन नदी, अमेजन नदी कहा जाता है। जो अमेजन नदी है, कौन सी नदी है, अमेजन नदी। ये क्या है, जल धारण के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। देखिए आपको पता है कि जो नील नदी है या जो नाइल रिवर है, इसकी लेंथ के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ी नदी है। लेकिन जो अमेजन नदी है ना, ये इसके पास क्या जल धारण शक्ति ज्यादा है, मतलब ये ज्यादा पानी को लेके जाता है। अमेजन नदी में लगभग 500 नदी इसके क्या है, ट्रिब्यूटरीज है, मतलब अलग अलग 500 नदियों से क्या होता है, यहाँ पानी आती है, ठीक है। और ये अमेजन जो रिवर है, इसके रिवर के दोनों साइड में यहाँ पे फॉरेस्ट पाया जाता है, जिसको अमेजन फॉरेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, अमेजन जंगल या अमेजन वन कहा जाता है। और आपको मालूम होगा आप लोगों को कि ये जो अमेजन फॉरेस्ट है ये दुनिया का सबसे डेंस फॉरेस्ट में माना जाता है। बहुत ही क्या होता है, डेंस है, बहुत ही ज्यादा क्या घना जंगल है। और यहाँ पे इतना ज्यादा बड़ा वन है कि दुनिया का 20% जो ऑक्सीजन है यहाँ से प्रोडक्शन होता है। 20% ऑक्सीजन केवल क्या होता है, अमेजन फॉरेस्ट से होता है। इसलिए अमेजन फॉरेस्ट को क्या कहा जाता है, पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। पृथ्वी का क्या कहा जाता है, फेफड़ा कहा जाता है, यानी लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, अर्थ कहा जाता है, लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है किसको, अमेजन फॉरेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेजन फॉरेस्ट को क्या जाता है, पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है या लॉन्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है, क्योंकि 20% ऑक्सीजन यहाँ से प्रोडक्शन होता है, इसके लिए बहुत फेमस है, इसको ध्यान रखना। दूसरा जो इंपॉर्टेंट देश आता है जिसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है, वो आता है वेनेजुएला। कौन सा देश है, वेनेजुएला।
ये कौन सा देश है? देखिए ये है आपका वेनेजुएला। ठीक है, वेनेजुएला में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है पहले समझ। ठीक है, वेनेजुएला में एक नदी है यहाँ पे जिसे कैरो नदी कहते हैं। क्या नदी कहते हैं? कैरो नदी। ये जो कैरो नदी है, इस नदी पर दुनिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल पाया जाता है। वाटरफॉल जिसको जलप्रपात कहा जाता है। तो यहाँ पे जो वाटरफॉल है उसका नाम क्या है? एंजल वाटरफॉल। जो एंजल वाटरफॉल है वो कहाँ पे है? आपके वेनेजुएला में। जलप्रपात या वाटरफॉल, ये दुनिया का क्या है? सबसे ऊंचाई पर स्थित या सबसे ऊंची क्या है जलप्रपात है, जो कहाँ पे है? वेनेजुएला में है। और कैरो कैरो नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? कैरो नदी पर स्थित है। ध्यान दीजिएगा, कैरो नदी पर स्थित है। और दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। बड़ा मतलब हाइट में सबसे ऊंचाई पे है। वाटरफॉल आप उत्तराखंड में भी बहुत सारे वाटरफॉल है, तो उत्तराखंड में बताऊंगा, तो आपको बताऊंगा। तो वाटरफॉल समझ लीजिएगा, जो क्या होता है नदी से पानी क्या तो ऊपर पहाड़ी से गिरता है, उसे वाटरफॉल कहा जाता है। इसको निकल। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे आपको एक देश दिख रहा है पेरू, और एक देश दिख रहा है बोल्विया। इसके बीच में एक लेक दिख रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक है। इसका नाम है टीटीकाका लेक। टीटीकाका लेक। टीटीकाका लेक या झील। ध्यान दीजिएगा, ये जो टीटीकाका लेक है ना, ये दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित बोर्डिंग लेक है। बोर्डिंग मतलब जहाँ पे नौका चलाई जाती है, यानी जहाँ पे क्या था नौवहन होती है, यानी जहाँ पे क्या था बोटिंग होती है। दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित क्या है? ऐसा झील है जहाँ पे क्या होता है नौवहन होता है या बोटिंग होती है। जैसे आप लोग जानते हैं नैनीताल वाले झील में क्या होता है? बोटिंग होता है। तो नैनीताल वाला झील तो बहुत ऊंचे पे है और इसका क्या ऊंचाई बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये कौन सा झील हो गया या लेक हो गया? टीटीकाका। तो टीटीकाका अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ पे है, तो ये पेरू और बोलिविया के मध्य क्या है, जो साउथ अमेरिका में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? साउथ अमेरिका में ये स्थित है। इसको आप लोग ढूंढिए। अब ये साउथ अमेरिका में के जो ये वाला भाग है, इस भाग में यहाँ की सबसे लंबी और दुनिया की जो सबसे लंबी पर्वतमाला स्थित है। यानी जो माउंटेन रेंज है वो यहाँ पे है, जिसे क्या कहते हैं एंडीज पर्वत कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि एंडीज पर्वत कहाँ पे है या एंडीज माउंटेन या एंडीज रेंज कहाँ पे है, तो आप बताइएगा साउथ अमेरिका में। और इसकी जो लेंथ है ना, दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत यानी लंबाई के हिसाब से देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? माउंटेन है या माउंटेन रेंज है। मतलब इसकी लंबाई बहुत ज्यादा। देखिए हिमालय से भी ज्यादा। देखिए हिमालय क्या है ऊंचाई के मामले में 25 नंबर पे है। उसको माउंट एवरेस्ट सबको पता है कि सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन जो एंडीज पर्वत है या एंडीज माउंटेन है, ये क्या है? इसकी जो रेंज है, ये इसकी लंबाई बहुत ज्यादा है। इसकी लंबाई क्या है? बहुत ज्यादा है। और इस पर्वत की जो सबसे हाईएस्ट जो पीक है यानी सर्वोच्च जो चोटी है, इस चोटी को क्या कहते हैं? सर्वोच्च चोटी यानी हाईएस्ट पीक जो है उसे एकांका गुआ कहा जाता है। एकांका गुआ। तो एकांका गुआ क्या है? एंडीज पर्वतमाला है, जो एंडीज माउंटेन है या एंडीज जो रेंज है उसकी सबसे हाईएस्ट पीक है। वो किसका नाम क्या है? एकांका गुआ। एकांका गुआ इसकी सबसे हाईएस्ट है। जैसे एवरेस्ट में क्या है? एवरेस्ट क्या है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। जैसे आपको बता था कि रॉकी में सबसे बड़ा कौन सा? मैकनले। तो ये अलग अलग जगह पे क्या होता है, जो पर्वत है उनके हाईएस्ट पीक को भी याद रखना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में क्या है पूछे। लेकिन जो इतने इंपॉर्टेंट चीज है वो सारे आपको बताया जाएगा कि आपके पेपर में वो चीज ना छूट जाए। दूसरी बात क्या होता है, ये जो चिली दिखाई दे रहा है, चिली आपको ये देश दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये चिली आपको दिखाई दे रहा है। ये वाला जो क्षेत्र क्या है? चिली है। चिली जो देश है, यहाँ पे इसके निचली वाला जो भाग है ना, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मरुस्थल पाया जाता है। मरुस्थल मतलब डेजर्ट। इसे क्या कहते हैं? आटाकामा मरुस्थल कहा जाता है। क्या मरुस्थल का नाम क्या है? आटाकामा।
आटाकामा जो मरुस्थल है वो यहाँ पे पाया जाता है। और ये क्या है, जो आटाकामा मरुस्थल है ना, ये क्या दुनिया का सबसे क्या है, शुष्क मरुस्थल है, शुष्क मरुस्थल। मतलब यहाँ पे वाटर बहुत ही कम पाया जाता है, पानी बहुत ही कम है। आपको अभी आगे बताऊंगा ना कि दुनिया में आप लोग को देखिएगा, अधिकतर जितने भी डेजर्ट आपको बताया ना, ये क्या है, जितने भी कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट के क्या वेस्ट साइड में यानी पश्चिमी भाग में है। दुनिया के जितने भी आपका डेजर्ट है, ये क्या है, अधिकतर जो डेजर्ट है ना, वो क्या होता है, कॉन्टिनेंट या महाद्वीप के क्या है, पश्चिम भाग में होता है। ऐसा क्यों होता है, इसके कारण जानने का आगे आपको बताऊंगा। क्योंकि हमारे अर्थ में क्या होता है, वाटर करंट चलता है, यानी जल धाराएं चलती है। और जल धाराएं दो प्रकार की होती है, एक ठंडा होता है, एक गर्म होता है। जिन क्षेत्रों में से क्या होता है, ठंडी जल धाराएं बहती है, उन क्षेत्रों में क्या है, मरुस्थल ज्यादा पाए जाते हैं। और जिन क्षेत्रों से क्या होता है, गर्म जल धाराएं बहती है, वहां पे बारिश ज्यादा होती है। इसको ध्यान रखिएगा। देखिए हमारे देश में भी क्या है, पश्चिम साइड में क्या थार मरुस्थल है। आपको पता है कि हमारे देश का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा, थार मरुस्थल है। तो थार मरुस्थल भी क्या है, पश्चिम में, पूर्व में नहीं है, वेस्ट में है, ईस्ट में नहीं है। तो दुनिया का देखिए, सहारा भी कहा यहाँ था, उसके बाद आपको कालाहारी बताया था, वो भी इधर है। उसके बाद आपको क्या है, जो आंद घाटियां बताया था उत्तरी अमेरिका में, वो भी क्या है, पश्चिमी भाग में है। उसके बाद आटाकामा बताया था, ये भी क्या है, पश्चिमी भाग में है। तो दुनिया के जितने भी मरुस्थल है, डेजर्ट है, वो क्या है, कॉन्टिनेंट के पश्चिम भाग में पाया जाता है, वेस्ट पार्ट में पाया जाता है। क्यों होता है, क्योंकि वेस्ट पार्ट में क्या होता है, जो वाटर करंट चलता है वो कोल्ड वाटर करंट है। और कोल्ड वाटर करंट में क्या होता है, नमी नहीं होता, आर्द्रता नहीं होती है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ बारिश नहीं हो पाता। जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे बारिश नहीं होता। अब देखिए यहाँ पे एक देश आपको दिखा दे रहा है, अर्जेंटीना। कि अर्जेंटीना में क्या है, पशुपालन बड़े पैमाने में की जाती है। यहाँ पे घास के बड़े बड़े मैदान पाए जाते हैं। क्या होता है, घास के बड़े बड़े क्या होता है, मैदान होता है, जिसको पंपास कहा जाता है। पंपास अगर आपसे पूछे तो क्या है, घास के मैदान होते हैं। तो यहाँ पे पशुपालन बड़े स्तर पे होते हैं। तो एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, इन देशों में क्या होता है, पशुपालन में गाय पाली जाती है, भैंस नहीं पाली जाती है। तो इंडिया और आसपास के जो देश होते हैं ना, यहीं पे भैंस के दूध अधिकतर लोग पीते हैं। और बाकी जो दुनिया में अधिकतर जो दूध होते हैं वो अधिकतर गाय के ही होते हैं। अभी धीरे धीरे उनका शुरुआत की जा रही है, लेकिन गाय के लिए क्या यहाँ पे होती है। और यहाँ की जो गाय होती है बहुत ज्यादा दूध देने वाली गाय होती है। हमारे जो देसी नस्ल के जो गाय है उसको टी कप काउ कहा जाता है, ये बहुत कम दूध देती है। लेकिन यहाँ पे हो गया, डेनमार्क हो गया, यहाँ पे जो गाय पाली जाती है वो 25, 30, 40, 50 लीटर तक दूध देती है एक बार में। तो इसलिए क्या वो हाइब्रिड होती है। और हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो देसी नस्ल के गाय होते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो देसी नस्ल की जो गाय होती है उनके जो दूध होता है, उसमें क्या होता है, क्लाइमेट के अनुसार क्या होता है, जो न्यूट्रिशन होता है वो अच्छा होता है। जहाँ पे हाइब्रिड होता है तो उसमें न्यूट्रिशन का दिक्कत नहीं लगती है। तो ये पंपास घास का मैदान कहाँ पे है, अर्जेंटीना। जो क्या होता है, यहाँ पे पशुपालन बहुत बड़े होता है। पशुपालन और गेहूं की खेती बहुत बड़े पैमाने पर होती है। पशुपालन और क्या होता है, गेहूं की खेती होती है, ये बड़े पैमाने पर होता है। अगला है आपका अंटार्कटिका। देखिए अंटार्कटिका में कुछ नहीं है, केवल यहाँ पे रिसर्च सेंटर है भारत का। और इसमें कुछ है नहीं, कोई लोग नहीं रहते नहीं है। भारत में आप लोगों ने सुबह दक्षिणी गंगोत्री हो गया, भारती हो गया, मैत्री हो गया, ये क्या है, यहाँ पे भारत सरकार द्वारा क्या है, ये रिसर्च सेंटर इसको बनाया गया है। तो उसको रिसर्च सेंटर है। रिसर्च सेंटर के अतिरिक्त यहाँ पे कोई लोग नहीं रहते। ये पे अधिकतर क्या है, इसलिए रिसर्च सेंटर है, इसलिए इसको पढ़ने की उतना जरूरत नहीं है। अगला है यूरोप। यूरोप के बारे में जानते, देखिए यूरोप क्या है, इसको पर्याद्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, यानी पेनिसुलर कॉन्टिनेंट कहा जाता है। क्योंकि इनके तीनों साइड क्या होता है, जल से घिरा हुआ है। तीनों साइड क्या है, जल से घिरा हुआ है, इसलिए इसको पेनिसुलर क्या होता है, कॉन्टिनेंट कहा जाता है। ऐसा कॉन्टिनेंट, देखिए ऐसा स्थल जिनके तीनों ओर से जल से घिरा होता है, ऐसे क्षेत्रों को प्रायद्वीप या पेनिसुलर कहा जाता है। तो हमारे यहाँ पे जो यूरोप महाद्वीप है वो क्या है, पेनिसुलर होता है। देखिएगा इधर क्या है, वाटर बॉडी है, यानी आपका अटलांटिक है। इधर क्या है, मेरिडियन सी है, जिसको भूमध्य रेखा, भूमध्य सागर कहते हैं। और इधर भी क्या है, ये सागर से घिरा है। ऊपर भी क्या है, आर्कटिक ओशन है।
इसलिए क्या तीनों साइड से क्या है गिर गए। आपको पता कि जो रशिया है और जो तुर्की है ये एशिया और यूरोप दोनों में फैला हुआ, इसलिए इसको यूरेशिया कहा जाता है, आपको बताया। ठीक है, अब देखिएगा इनमें सबसे अगर बड़ा देश की जनसंख्या के क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो रशिया है। और रशिया क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा देश है, क्षेत्रफल के आधार पर इसको भी जानिए। एरिया के आधार पर दुनिया का सबसे बिगेस्ट कंट्री कौन सा है, रशिया है, रूस है। अब ये इनका एक एक कंट्री का जो मेन मेन चीज है उसको हम लोग मतलब देखते हैं। आप लोग ये देखिएगा एक देश है जिसको आप हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन या इंग्लैंड कहते हैं, या ग्रेट ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम, अलग अलग नाम है। इनको अलग अलग नाम क्यों है, क्योंकि इनके अलग अलग क्षेत्र होते हैं, उन क्षेत्रों को जब मर्ज किया जाता है तो उनका अलग अलग नाम बदल जाता है। इंग्लैंड हो कहते भी है, ग्रेट ब्रिटेन भी कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम भी कहा जाता है, अलग अलग नामों से कहा जाता है। इनमें देखिए जो इंपॉर्टेंट शहर है उसका क्या है, लंदन है। ग्रेट ब्रिटेन का इंपॉर्टेंट शहर क्या है, लंदन। और लंदन किस नदी के किनारे बसा है, टेम्स नदी के किनारे बसा है। कौन सा नदी, टेम्स नदी, याद रखिएगा। टेम्स नदी क्या है, ये लंदन है जो यूनाइटेड किंगडम के क्या है, कैपिटल है। यही से क्या है अंग्रेज लोग आए थे हमारे देश में, यही से क्या है अंग्रेज लोग हमारे देश में आने वाला कहां से, यही से आए थे। तो इसको ध्यान दीजिएगा, लंदन टेम्स। और दूसरी बात क्या है, देखिए यहाँ पे आप लोगों को एक वाटर बॉडी दिखाई दे रहा है, इसे इंग्लिश चैनल कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, इंग्लिश चैनल कहते हैं। और लगभग 50 किलोमीटर से इसकी दूरी है। अभी आप लोगों ने अगर न्यूज में सुना होगा, एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, सिद्धार्थ अग्रवाल, जो सबसे उम्र दराज व्यक्ति है भारत के, इस इंग्लिश चैनल को तैर के पार किया है। और आप लोगों ने मिहिर सेन का नाम सुना होगा, आरती शाह का नाम सुना होगा। मिहिर सेन क्या है, सबसे पहले भारतीय थे जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैर के पार किया था। और पुरुष में, और जो आरती शाह है महिलाओं में क्या था, इस चैनल को पार किया। और अभी क्या है, सिद्धार्थ अग्रवाल, नाम याद रखिएगा, सिद्धार्थ अग्रवाल जो वर्तमान में सबसे उम्र दराज व्यक्ति है, इन्होंने क्या है इंग्लिश चैनल को क्या है तैर के पार किया। इसको भी ध्यान रखिए, अभी चर्चा में है तो पूछ सकता है कि देखिए इंग्लिश चैनल क्या है, ये इंग्लिश जो चैनल है ना, एक साइड आपका इंग्लैंड है और एक साइड में क्या है, ये जो देश है ये फ्रांस है। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में क्या होता है, इंग्लिश चैनल स्थित है। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में कौन सा चैनल स्थित है, आपका इंग्लिश चैनल स्थित है। और इसको पार करके अभी सिद्धार्थ अग्रवाल ने क्या है सबसे उम्र दराज व्यक्ति का खिताब जीता है। ये जो जल संधि है या वाटर स्टेट है, जिसको आपको बता दें जिवल्टर, नाम क्या है, जिवल्टर। जिवल्टर आपको बता कि एशिया, सॉरी यूरोप और अफ्रीका को जोड़ती है। इसको जोड़ती है, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ती है। और इसमें देखिए ये ऊपर का जो देश है ये स्पेन है, और जो नीचे वाला जो देश है इसको कहते हैं मोरक्को। यानी किन दो देशों को जोड़ती है, स्पेन और मोरक्को को जोड़ता है। इधर क्या है, मेरिडियन सी है, और इधर क्या अटलांटिक महासागर है। अगर आपसे पूछे किन को जोड़ता है, तो मेरिडियन सी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, इसको भी याद रखना। यानी जो जिवल्टर जल संधि है यानी वाटर स्टेट है, वो क्या होता है मेरिडियन सी और अटलांटिक ओशन को क्या होता है जोड़ती है। और देश के नाम आ जाएगा तो स्पेन और मोरक्को को जोड़ते हैं, और महाद्वीपों का नाम आ जाएगा तो ये यूरोप और क्या होता है अफ्रीका को जोड़ती है। यूरोप और अफ्रीका को क्या है, इसको जोड़ती है, इसको ध्यान रखिएगा। आप लोग भी मैप में इसको डिनोट करना सीखिए। जब आपको कोई काम करने का मन ना करना तब एक मैप लीजिएगा और उसको देख देख के ही भरना शुरू कर दिए। ऐसे जरूर नहीं कि बिना देखे भरिए, देख देख के भरिए कि लंदन कहाँ पे है, पेरिस कहाँ पे है, पेरिस में कौन सी नदी बहती है, लंदन में कौन सी नदी बहती है, इंग्लिश चैनल कहाँ पे, जिवल्टर कहाँ पे, मेरिडियन सी कहाँ पे है। ये सारी चीज को क्या होता है धीरे धीरे आप लोग करेंगे तो फिर क्या होता है हैबिचुअल हो जाएंगे। अभी ये फ्रांस है, फ्रांस की राजधानी आपको पता था पेरिस। फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस। और एक किस नदी पर है, सीन नदी पर है।
कल आप लोगों को चर्चा करवाया था, ये सीन नदी का है। और आपको पता है कि जो फ्रांस है ना, ये यूरोप का एकमात्र देश है जो खाद्यान्न पर आत्मनिर्भर है। मतलब इतना उत्पादन करता है कि अपने देश को हो। आप लोग जानते हैं कि जो यूरोप के लोग इंडिया के साथ व्यापार क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि यूरोप में क्या होता है, बर्फ गिरता है। क्योंकि यूरोप के उत्तर में कोई पर्वत नहीं है, इसलिए यूरोप में क्या था, साइबेरियन से जो ठंडी हवा आती है वो यूरोप को क्या था, बहुत ठंडा कर देता है, -डिग्री में पहुंच जाता है जाड़े के टाइम पे। इसलिए क्या होता है, जाड़े में क्या होता है, यहाँ पे कोई फसल नहीं उग पाता है। इसलिए जो ये लोग जानवर को यानी पशु को बर्फ के अंदर रख के रखते थे, और भारत से जो मसाले मंगाते थे उन मसालों को उसमें मिला के खाते थे, तो इनसे स्वादिष्ट लगते थे। इसलिए उनके लिए क्या था, जो काली मिर्च बहुत प्रिय हो गया था। इसलिए काली मिर्च को क्या कहते हैं, यवन प्रिय कहा जाता है। जो ब्लैक पेपर होता है उनको बहुत इस्तेमाल करते थे उस समय। इसलिए वो भारत में व्यापार, देखिए भारत में सोना चांदी के लिए व्यापार करने के लिए नहीं आए थे अंग्रेज लोग। ना तो सोना चांदी ना तो हीरे जवाहरात के लिए आए थे, भारत में मसाला लेने के लिए आए थे। और वही मसाला धीरे धीरे क्या है, साम्राज्य स्थापित कर दिया। क्योंकि यहाँ पे क्या है, फसल नहीं होते थे पहले ठंडे के मौसम में। अगर एक बात और आप लोग जानिएगा, अगर किसी कारण से अगर हमारा हिमालय पर्वत अगर जहाँ पे आज है वो पे अगर खत्म हो जाए, यानी किसी तरह से हिमालय पर्वत अगर नष्ट हो जाए, तो जानते हैं हमारे जो मिडिल भारत तक में क्या होगा, जो मध्य भारत तक क्या होगा, बर्फ गिरेगा या फिर बर्फबारी होगा। अब तो क्या पहाड़ों में बर्फबारी होता है, ये उत्तर प्रदेश बिहार तक भी बर्फबारी हो सकता है। कितना बर्फबारी हो सकता है, क्यों, क्योंकि हिमालय क्या होता है, जो साइबेरियन से जो जो ठंडी हवाएं आती है, जिसको शीत लहर कहते हैं, उस शीत लहर को रोकने का काम करता है। तो इसको भी ध्यान रखना। और दूसरी अगर हिमालय अगर नहीं होते होते तो जितने भी हमारे यहाँ वर्षा होते ना, वो वर्षा भी नहीं होता, भारत मरुस्थल बन जाता। क्योंकि हिमालय पर्वत क्या होता है, बादल को क्या होता है, पार जाने से रोकती है। इसको भी ध्यान रखिए। आगे देखिएगा, ये नॉर्थ सी है। ये कौन सी है, नॉर्थ सी है, ये उत्तरी सागर है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक देश है जिसका नाम है जर्मनी। ये देश क्या है, जर्मनी। जर्मनी की राजधानी क्या है, आपको कल बताया था, वर्लिन। जर्मनी की राजधानी क्या है, वर्लिन। और किस नदी पर है, स्प्री नदी पर है। स्प्री नदी के किनारे बसा हुआ है जर्मनी। जर्मनी के बारे में आपको पता है कि हिटलर यहाँ से शासक थे, और हिटलर ने क्या है, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दिया था। किनकी उपाधि दिया था, नेताजी की उपाधि दिया। इसको नहीं। उसके बाद देखिए, ये जो देश आपको दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं इटली। और इसी इटली में एक जगह है जिसे क्या कहते हैं, वेटिकन सिटी। जो रोम है, रोम में ही क्या है, वेटिकन सिटी। इटली की राजधानी क्या है, इटली की राजधानी क्या है आपका, रोम है। और रोम किस नदी पर है, टाइबर नदी पर है। किस नदी पर है, टाइबर नदी पर क्या है, रोम स्थित है। रोम किस नदी पर स्थित है, टाइबर नदी पर है। और रोम में ही क्या है आपका, जो वेटिकन सिटी है, दुनिया का जो सबसे छोटा देश है इसे कहा जाता है वेटिकन सिटी। इसको नहीं। और रोम क्या था, जो प्राचीन ईसाई सांस्कृतिक केंद्र के रूप में माना जाता है। ईसाई धर्म की जो सांस्कृतिक चीज है वो कहाँ पाया जाता है, रोम में पाया जाता है। इसको भी ध्यान। ये जो देश आप लोग दिख रहे हैं इसको कहते हैं स्विट्जरलैंड। ये क्या है, स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड को क्या कहते हैं, घास का मैदान वाला देश कहते हैं, या मतलब खेल के मैदान वाला देश कहते हैं। जो यहाँ पे दो पहाड़ियां है, उस पहाड़ियों के बीच में ये देखिए, यहाँ पे एक पर्वत है जिसका नाम है अल्प्स। एक अल्प्स पर्वत है, और एक है आपका पिरेनेस पर्वत, पिरेनीज। इन पर्वतों में आप लोग जानते हैं स्विट्जरलैंड में बहुत सारे पिक्चर की शूटिंग वगैरह होता है, तो इन पर्वतों का जो ऊपर क्या क्या घास के मैदान पाए जाते हैं, इसलिए बहुत सुंदर दिखता है। तो ध्यान रखिए, ये स्विट्जरलैंड हो गया। उसके बाद देखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट और क्या क्या चीज है। अगर आपसे पूछा जाए कि यूरोप की जो सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो देखिए यूरोप की जो सबसे लंबी नदी है वो रशिया में। रशिया में एक नदी है जिसको वोल्गा नदी कहते हैं। कौन सी नदी, वोल्गा नदी। ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। वोल्गा नदी कहाँ पे है, रशिया में है, जो यूरोप की सबसे लंबी नदी है। अब यूरोप की सबसे बड़ी पर्वत कौन सी है, देखिए यूरोप की जो सबसे बड़ी पर्वत है वो इस साइड में है, जिसको यूराल पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं, यूराल पर्वत कहते हैं। यूराल पर्वत उसको कहा जाता है।
और यूरल पर्वत पर ही क्या है, इनकी सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है, एल्ब्रूज। जो एल्ब्रूज है ये क्या है, यूरोप की जो सबसे सर्वोच्च क्या है, चोटी है एल्ब्रूज। ठीक है, ये सबसे बड़ी चोटी। तो यूरल पर्वत है ना, ये एशिया और यूरोप को अलग करती है, इसको ध्यान रखिए। जो यूरल पर्वत है या यूरल माउंटेन है, ये एशिया कॉन्टिनेंट और यूरोप कॉन्टिनेंट को क्या होता है, अलग करने का काम करती है। एशिया और यूरोप को अलग करने का काम कौन करता है, यूरल पर्वत। और यूरोप का सबसे जो लंबी नदी है वो है आपका वोल्गा नदी। लेकिन यूरोप में एक नदी है जो बहुत ही फेमस है, जो सबसे अधिक देशों के राजधानी से होकर बहती है। ये जो नदी आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये नदी, इसे क्या कहते हैं, डैन्यूब नदी कहते हैं। कहते हैं डैन्यूब नदी। ये क्या है, यूरोप की सबसे अधिक राजधानियों से होकर बहती है। कौन सी नदी, डैन्यूब नदी। डैन्यूब नदी भी यूरोप में पाई जाती है। वोल्गा नदी यूरोप में है। टाइवर नदी यूरोप में है। एक नदी है इटली में, पोन नदी, वो भी आपके यूरोप में है। ठीक है, यूरोप में। यहाँ पे एक देश है, उसको जान लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे कहते हैं फिनलैंड। ये देश आप लोगों को जानना है। फिनलैंड में आप लोग जानते हैं दुनिया का सबसे अच्छा प्राइमरी एजुकेशन यहाँ पे है। आप लोग शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, इसको मालूम होना चाहिए। जो फिनलैंड है, फिनलैंड में प्राइमरी एजुकेशन पर सबसे ज्यादा खर्च की जाती है। जिससे क्या होता है, प्राइमरी एजुकेशन ज्यादा जानते हैं कि बच्चे के ग्रोथ का मेनली क्या है, फाउंडेशन होता है, नींव होता है, उसी को क्या होता है, ज्यादा बढ़िया से देना चाहिए। तभी क्या होता है, जो नींव अगर बढ़िया होगा तो बच्चे ज्यादा प्रोग्रेस कर सकता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा, जो दिल्ली में जो एजुकेशन सिस्टम लागू किया गया है, वो फिनलैंड मॉडल है। फिनलैंड से यहाँ के टीचर वहां पर भेजे गए थे, वहां से सीख के आए हैं। तो फिनलैंड मॉडल क्या होता है, बच्चों को क्या है, प्रैक्टिकल चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं। पढ़ाते कम है, मतलब रटाने वाला पढ़ाई नहीं होता है, समझाने वाला पढ़ाई होता है। वहाँ पे क्या होता है, चीजों को रटाते नहीं है। हमारे यहाँ पे क्या होता है, चीजों को रटाया जाता है। तो कविता रटा के बच्चे को क्या बुद्धिमत्ता का परिचय होगा, वो तो नहीं, 2 दिन पढ़ेगा वो भूल जाएगा। इसलिए रटना नहीं है, समझना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या होता है, हमारी जो फाउंडेशन है उसमें बचपन से ही क्या रटाना वाले सिद्धांत बहुत ज्यादा चलता है। इसीलिए क्या होता है, जैसे क्या होता है, रटने से क्या होता है कि हमारे अंदर जो जिसे कहते हैं इंटेलिजेंस कहते हैं, इंटेलिजेंसी, और एक होता है भावनात्मक जो बुद्धि होता है, वो उसकी कमी हो जाता है, कि सोचने समझने की कमी हो जाता है। केवल हम देख के उसको सीखते हैं लेकिन करके नहीं सीखते। लेकिन देख के सीखना, देखते हैं लेकिन उसको करके सीखना अलग चीज है। चलिए, तो फिनलैंड, देखिए फिनलैंड में जो नोकिया कंपनी है ना, फिनलैंड की है, जो नोकिया कंपनी आप जानते हैं। देखिए फिनलैंड में क्या होता है, झील बहुत ज्यादा होते हैं, लेक बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो इसलिए क्या होता है, इसको हजारों झीलों का देश कहा जाता है। क्या कहता है, हजारों झीलों का देश। जिलों का देश किसे कहता है, फिनलैंड को कहा जाता है। फिनलैंड को क्या आता है, हजारों जिलों का कहते हैं। कंट्री ऑफ थाउजेंड लेक्स कहा जाता है। कंट्री ऑफ थाउजेंड लेक किसे कहते हैं, फिनलैंड कहा जाता है। ठीक है, फिनलैंड। और सबसे ऊपर आप लोग देखेंगे, ये है नॉर्वे। आपको पता है कि नॉर्वे में क्या होता है, यहाँ पे मिडनाइट, इसे मिड नाइट कंट्री कहा जाता है, क्योंकि रात में भी क्या होता है, यहाँ पे दिन जैसे अनुभूति होता है। कौन सा है, मिडनाइट, नॉर्वे। और नॉर्वे में दुनिया का सबसे ज्यादा एसिड रैन होता है। दुनिया का सबसे ज्यादा जो अम्लीय वर्षा होता है वो कहाँ पे होता है, नॉर्वे में होता है। नॉर्वे में दुनिया का सबसे बड़ा क्या होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है, एसिड रैन होता है। एक चीज और आप लोग जानिएगा, नॉर्वे में एक द्वीप है जिसको स्वेल आइलैंड कहा जाता है। वहां पे दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, सीड बैंक है, बीज बैंक जिसे कहते हैं, कि अलग अलग प्रजातियों के जो बीज होता है वहां पे कंजर्व किया गया, जिससे क्या होता है, अगर वो विलुप्त हो जाए फिर उस सीड से नए पौधे को बनाया जा सके। दुनिया का सबसे बड़ा जो सीड बैंक है वो कहाँ पे, नॉर्वे के सोयल आइलैंड पे है। कहाँ पे है, नॉर्वे के सोयल। और नॉर्वे में सबसे ज्यादा क्या होता है, एसिडन होता है, और इसे मिड नाइट कंट्री कहा जाता है। मिड नाइट कंट्री इसे कहा जाता है, ध्यान दीजिए। तो आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, रशिया की राजधानी क्या है, मास्को है। आप लोग जानते हैं रशिया की जो राजधानी है वो क्या है, मास्को। और दुनिया का जो सबसे लंबा रेलवे लाइन है वो रशिया में है।
दुनिया का जो सबसे बड़ी रेलवे लाइन कहाँ पे, अगर आपसे पूछा जाए, वो रशिया में। रशिया क्या है, एरिया के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश है, ये भी आपको बता। ठीक है, ये है ब्लैक सागर है, ब्लैक सी ये है। और ये है टर्की, इधर भी टर्की है और इधर भी टर्की है। तो ये दोनों देश क्या था, इसको यूरेशिया कहा जाता है, इसको ध्यान देंगे, इसको क्या कहते हैं, यूरेशिया। ये ब्लैक सी हो गया। और ये जो आप लोग देख रहे हैं, इसको कहते हैं बाल्टिक सी, यानी बाल्टिक सागर इसको कहा जाता है। ये बाल्टिक सागर है और ये ब्लैक यानी काला सागर है। ये क्या है आपका, काला सागर है, इसको जानिए। और ये जो दिखाई दे रहा है, इसको कैस्पियन सी कहा जाता है। क्या कहता है, कैस्पियन सी। कैस्पियन सी के बारे में थोड़ा सा एक चीज जान लीजिएगा, ये दुनिया का सबसे बड़ा झील है, यानी लेक है, जिसमें इसकी लवणता यानी साल्ट जो मात्रा है बहुत ज्यादा होता है। साल्ट मतलब क्या होता है, पानी में जो नमक की मात्रा होता है उसको साल्ट कहते हैं या लवणता कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, देखिए पानी में क्या होता है, मेनली जो सबसे ज्यादा क्या होता है, नमक के रूप में NaCl होता है। देखिए हमारे जो खाने वाला नमक होता है उसमें क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, जिसको NaCl कहा जाता है। और इसके आधार पर क्या होता है, पानी में खड़ापन की बारे में की जाती है। दुनिया में जो पानी की खड़ापन का अगर एवरेज देखा जाए, तो 35 ग्राम जो नमक पाया जाता है 1000 मिलीलीटर पानी में पाया जाता है। 1 लीटर पानी में 35 ग्राम क्या होता है, नमक पाया जाता है, जो समुद्र पानी होता है, एवरेज की बात करें। लेकिन आपको बताऊंगा, जो हमारे यहाँ पे टर्की है, टर्की में एक झील है। ये देखिए टर्की में क्या है, एक झील आपको दिख रहा है, जिसको क्या कहते हैं, वान लेक कहा जाता है। क्या कहते हैं, वान झील कहा जाता है। इसकी जो लवणता है, जानते कितना है, इसकी जो लवणता है वो 330 ग्राम पर लीटर है, 1 लीटर। क्योंकि एवरेज कितना है, 35 ग्राम है, और इसका कितना है, 330 ग्राम। यानी दुनिया का सबसे ज्यादा लवणता वाला जो झील है ना, वो वान लेक है। कहाँ पे है, टर्की में। वान लेक कहाँ पे है, टर्की में, ध्यान देगा। वान लेक क्या है, दुनिया का सबसे ज्यादा खारे पानी का झील है, और उसकी लवणता कितना है, 330 ग्राम पर लीटर है। ठीक है। और दूसरा है, यहाँ पे एक देश है जॉर्डन। जॉर्डन में एक झील है जिसका नाम है आपका मृत सागर या डेड, मृत सागर या डेड सी कहते हैं इसको। इसकी जो लवणता है वो 220 है। ठीक है, 220 ग्राम 1 लीटर में। और उसके बाद ये क्या मृत आता है आपका, ये होता है कैस्पियन सर? सागर। कैस्पियन सागर क्या होता मृत है, एरिया वाइज बहुत बड़ा है। ठीक है। तो सर। दुनिया में सबसे ज्यादा लवणता कहाँ पाई जाती है, बाल लेक में पाया जाता है। बाल लेक किस देश में है, टर्की में है। बाल लेक यहाँ। और जो हमारे लवण होता है उसमें मेनली क्या होता है, NaCl होता है। और हमारे समुद्र के पानी का औसत लवणता कितनी है, 35 ग्राम पर लीटर। 1 लीटर पानी में 35 ग्राम क्या होता है, नमक पाई जाती है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो समुद्र के पानी में लवणता ज्यादा होती है, नदियों के पानी में लवणता कम होती है। और आप लोग देखेंगे कि एक क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि समुद्र में तैरना आसान होता है और नदियों में तैरना मुश्किल होता है, क्यों, क्योंकि समुद्र के पानी में लवणता ज्यादा होने का क्या, उसका घनत्व ज्यादा हो जाता है, डेंसिटी ज्यादा हो जाता है, इसलिए व्यक्ति डूबता नहीं है, या कोई वस्तु डूबता नहीं है। लेकिन जो नदियां होती है, उनके पानी में लवणता कम होती है, इसलिए क्या होता है, वो उनकी डेंसिटी कम होती है, इसलिए क्या होता है, वहां पे वस्तु जल्दी डूब जाती है। तो देखिए सारे कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर लिखिए, रटिए मत, कोई दिक्कत नहीं होगा, पेपर एकदम इजीली सॉल्व हो सर, जाएगा। ठीक है। और कैस्पियन सागर सर, क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा झील है, इसकी अधिकता लवणता वाली, सब अधिक लवण वाली झील है, जो सबसे बड़ी है। और सबसे मात्रा में ज्यादा कहाँ पे है, वान लेक। दूसरे नंबर पे क्या है, मृत सागर या डेड, डेड सी जिसे कहा जाता है। डेड सी जॉर्डन में है। और वान लेक कहाँ पे है, टर्की में। वान लेक कहाँ पे है, टर्की में है। और मृत सागर कहाँ पे है, जॉर्डन में। जॉर्डन एक देश है, जो एशिया का देश है, यहाँ पे है मृत सागर करके उसका नाम है, उसको डेड सी कहा जाता है। तो ये हो गया आपके यूरोप के बारे में। अब हमारे पास एक कॉन्टिनेंट और रह जाता है।